वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के पूरे 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1949 के दिन रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? तो 6 जून 1966 में 1966 में दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1991 में रुपये का तीसरी बार अवमूल्यन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो नेस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? तो नेस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? तो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित है भारत में मुद्रास्फीति की गणना। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्थिति में मुद्रा के अवमूल्यन में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? तो मुद्रा संकुचन या अपस्फीति में। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने का क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति कहते हैं। सकल घरेलू यहाँ पे जीडीपी में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो 13.67% है कृषि एवं संबंध क्षेत्र का हिस्सा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? तो 52.2% था। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की जाती है। रबी की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू आती है। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है। अगला क्वेश्चन, खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि आते हैं खरीफ की फसलों में। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? तो मार्च से जुलाई में के मध्य पैदा किया जाता है जायद की फसलों को। जायद की फसलों में कौन सी फसलें आती है? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशुचारा आता है। व्यापारिक तथा नकदी फसलें कौन सी होती है? तो कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट, तंबाकू। व्यापारिक या नकदी फसलें होती है। याद रखना है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो कौन से खाद्यान्न का उत्पादन होता है भारत में सर्वाधिक मात्रा में? तो चावल। भारत में सर्वाधिक मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो नाइट्रोजनी। देश में कृषि के अंतर्गत नाइट्रोजनी तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो भारत को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 20, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। रबड़ की प्रति हेक्टर उत्पादक में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो गेहूँ। इसका आंसर गेहूँ है। हरित क्रांति से गेहूँ फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है।
क्वेश्चन नंबर 23, अंगूर की प्रति हेक्टर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है अंगूर की प्रति हेक्टर उपज में भारत विश्व में पहले नंबर पे है। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती है? तो बाजरा, ज्वार, रागी या मक्का और तथा जौ आती है। कृषि के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 25, कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? तो भारत है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन, कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान में? तो ब्राज़ील पहले स्थान में है। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में ब्राज़ील पहले स्थान में। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 31, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1970 में शुरू किया गया था ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? तो दूध के उत्पादन के में बढ़ोतरी से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो छठा स्थान है। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पकड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वाधिक समुद्री मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो गुजरात राज्य में पकड़ी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियाँ किस राज्य में पकड़ी जाती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में पकड़ी जाती है। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पश्चिम बंगाल राज्य पहले स्थान पर है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 42, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। क्वेश्चन नंबर 43, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी भारत में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 44, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो 1770 में की गई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1806 में की गई थी। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो 1840 1840 में की गई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब की गई थी? तो 1843 1843 में की गई थी। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे व बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके कौन सी बैंक की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो 1921 में की गई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था, याद रखना है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया था? तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू किया था। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया था? 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1980 में किया गया था 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? तो अनुसूचित बैंक कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो मन समिति के अंतर्गत रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोची में स्थापित किया गया है देश का पहला तैरता एटीएम। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? तो 14 जून 1995 में लागू की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है? तो 30 जून 1948 तक भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, रिजर्व बैंक अधिनियम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? तो 10,000 रुपये तक के बैंक नोट जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1,000 रुपये तक के सिक्के जारी कर सकता है। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 3 फरवरी 1995 में की गई थी रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना। 3 फरवरी 1995 में की गई थी, 1995 में की गई थी। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? तो बैंक दर कहते हैं। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है। उसे क्या कहते हैं? तो नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं? तो प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 22 दिसंबर 1977 में की गई थी राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन, भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई थी? 1971 में की गई थी भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICGC कब किया गया था? तो 1978 में किया गया था। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया था? तो 25 अक्टूबर 2011 में समाप्त कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? तो 5 है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से? तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। याद रखना है आपको, भारतीय बैंक स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। अगला क्वेश्चन, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र देश में कब शुरू किए गए थे? तो अक्टूबर 2005 में शुरू किए गए थे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में की गई थी। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिप NSDL की स्थापना कब की गई थी? तो 8 नवंबर 1996 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की स्थापना कब की गई थी? तो फरवरी 1998 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले क्या नाम था? तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन पहले नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी
सेंसेक्स कब शुरू किया गया? तो 1987 में शुरू किया था, 1986-87 में शुरू किया गया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स। क्वेश्चन नंबर 83, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? तो 30 शेयरों के मूल्यों पर आधारित है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अप्रैल 1988 में की गई थी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 85, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1992 में प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया था? तो 15 जुलाई 2010 में किया था भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाफ या भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट सुरक्षा दस्तावेज, प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? ये सब कहाँ छापा जाता है? तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापा जाता है। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टैम्प या भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में छापे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक रोड, महाराष्ट्र में है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। क्वेश्चन नंबर 89, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 रुपये के नोट, बैंक नोट कहाँ छापे जाते हैं? 1000 रुपये नोट तो अभी नहीं है, तो 2000 रुपये की बंद हो चुके हैं। तो करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड पे छापे जाते हैं, नासिक में, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 90, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में है। सरकारी टंकसाले किन शहरों में स्थित है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में है सरकारी टंकसाले, जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई थी? 1980 में समाप्त कर दी गई थी छठी पंचवर्षीय योजना। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया था? तो कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? तो 1980 से 85 निश्चित की गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया? तो गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर। क्वेश्चन नंबर 96, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में? क्वेश्चन नंबर 97, ग्रामीण बेरोजगारी और उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, TRYSEM, DWA, CRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? तो छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किए गए। क्वेश्चन नंबर 98, किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 100, किस योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 101, किस योजना को प्रिजर्वेटिव प्लानिंग कहा जाता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को प्रिजर्वेटिव प्लानिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 102, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1986 से 91 थी सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो आधुनिकीकरण था सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W मुलर मॉडल पर आधारित थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो 1992 से 97 था 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी है,
आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।